हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मार्क ट्वेन की एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन के बारे में। आज हम इस वीडियो में एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन को तीन अलग अलग नज़रियों से, अप्रोचेस से समझेंगे, जो कि है फॉर्मलिज्म, माइथो एनालिटिकल क्रिटिज्म एंड फेमिनिज्म अप्रोच। लेकिन दोस्तों, इनके बारे में बात करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इस नॉवल के ऑथर के बारे में बात करें और इस स्टोरी के बारे में बात करें। इस नॉवल को लिखा है मार्क ट्वेन ने, जो कि अमेरिका के मोस्ट फेमस ऑथर हैं। उनके फेमस वर्क है ये द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन। मार्क एक ऐसे राइटर थे जो अपने शार्प विट, ह्यूमर और सटारिकल स्टाइल के लिए जाने जाते थे। वो ज़्यादातर सोशल इश्यूज जैसे कि स्लेवरी, रेसिज्म, हाइपोक्रेसी इन बारे में बात करा करते थे। दोस्तों, एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन की हम स्टोरी को समझते हैं ताकि आपको आसानी हो इसको अलग अलग अप्रोचेस से देखने में। दोस्तों, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन नॉवल है जो मार्क ट्वेन ने लिखी है, जिसमें एक छोटा लड़का हक फिन है और उसी की कहानी को इसमें दिखाया गया है, जो अपनी जिंदगी के बंधनों से परेशान है। वो इस करप्ट समाज से, इस करप्ट सोसाइटी से दूर भागना चाहता है। ये कहानी है प्री सिविल वॉर अमेरिका की। साउथ में सेट है ये, जो कि रेस, फ्रीडम, मॉरलिटी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इस कहानी में हक फिन एक मिस्चीवियस और फ्री स्पिरिटेड लड़का है, जो विडो डॉगलस और उनकी बहन मिस वॉटसन के साथ रहता है। ये दोनों हक फिन को सिविलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसे रिलीजन, मैनर्स और स्कूलिंग सिखाते हैं, लेकिन हक को ये सब पसंद नहीं है और वो आज़ादी चाहता है। एक दिन हक का वॉयलेंट और एल्कोहलिक बाप होता है, जो उसकी ज़िंदगी में वापस आता है और उसके पैसे और कस्टडी मांगता है। हक के फादर का नाम पैप है और उसके इस वॉयलेंट बिहेवियर से डर के हक अपनी मौत का नाटक करता है और भाग जाता है। वो जैक्सन्स आइलैंड पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात होती है जिम से, जो मिस वॉटसन का स्लेव है और अपने मालिक के हाथ बिकने के डर से भाग गया है। हक और जिम एक अनलाइकली दोस्त बन जाते हैं। दोनों अलग अलग तरीके की आज़ादी ढूंढ रहे होते हैं। एक तरफ हक जो है अपने बाप और सोसाइटी के बंधन से, और जिम स्लेवरी से, गुलामी से। दोनों मिसिसिपी रिवर के रास्ते एक राफ्ट पे निकलते हैं, जो उनकी फ्रीडम और एडवेंचर की तलाश का सिंबल बन जाती है। रास्ते में उनका सामना कई अलग अलग कैरेक्टर्स और सिचुएशन से होता है, जो समाज के इनजस्टिस और कॉन्ट्राडिक्शन को हाईलाइट करता है। पहले वो एक ग्रुप ऑफ कॉन आर्टिस्ट से मिलते हैं, जो अपने आप को ड्यूक और किंग बताकर लोगों से पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। ये कैरेक्टर्स ना सिर्फ कॉमेडी को ऐड करते हैं, बल्कि ग्रीड को ऐड करते हैं, लालच को ऐड करते हैं। जैसे जैसे हक और जिम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं, हक के अंदर एक मॉरल डिलेमा शुरू हो जाता है कि क्या उसे जिम को वापस स्लेवरी में देना चाहिए। उसे अपने बचपन से ये सिखाया गया है कि जो स्लेवरी है वो लीगल है और जिम को वापस देना सही काम होगा, लेकिन उसका जिम के साथ दोस्ती उसकी इन बिलीव्स को चैलेंज करता है। एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट में हक मिस वॉटसन को जिम के बारे में लिखने का सोचता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि वो नहीं करेगा और कहता है, ऑल राइट देन आई गो टू हेल। ये मूवमेंट दिखाता है कि हक ने सोसाइटी के रेसिस्ट वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया है और अपने दिल की सुनी है। नॉवल का एक डार्क टर्न तब आता है जब ड्यूक और किंग
जिम को धोखा देकर एक लोकल फैमिली को बेच देते हैं। हक उसे बचाने का फैसला करता है और कई कॉन्सिडेंस के बाद उसकी मुलाकात होती है टॉम सॉयर से होती है, जो उसके पुराने दोस्त हैं, और वो उसकी मदद करते हैं जिम को आज़ाद कराने के लिए। दोस्तों, आखिर में पता चलता है कि मिस वॉटसन ने तो जिम को पहले ही आज़ाद कर दिया था। ये उन्होंने अपनी विल में मेंशन किया था। तो ये जो जिम की आज़ाद होने की कोशिश थी, भागने की साजिश थी, ये बिल्कुल ही बेकार थी। ये चीज़ स्लेवरी की पूरी सिचुएशन को अनरीजनेबल, एक बेवकूफ़ी दिखाई है। मार्क का स्लेवरी के इंस्टीट्यूशन पे क्रिटिक दिखाया है इस चीज़ ने। आखिर में हक को पता चलता है कि उसका बाप मर गया है, तो अब उसे किसी बात का डर नहीं है कि वो पकड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी हक सिविलाइज सोसाइटी में वापस नहीं जाना चाहता, जहां आंट सैली उसे अडॉप्ट करने का ऑफर देती है। हक डिसाइड करता है कि वो लाइट आउट फॉर द टेरिटरी करेगा, यानी वेस्ट की तरफ, और एडवेंचर्स ढूंढने के लिए निकल जाएगा, जो उसकी आज़ादी और इंडिपेंडेंस के सर्च का सिंबल है। मार्क ने इस कहानी के ज़रिए पावरफुल क्रिटिसिज्म दिया है रेस पर, स्लेवरी पर, जो उस वक्त पे हुआ करती थी। एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन रीडर्स को अपने वैल्यूज़ पर सोचने पर मजबूर करता है और ये दिखाता है कि कैसे समाज इंसानी मॉरलिटी को डिस्ट्रॉट कर सकती है, इग्नोर कर सकती है। नॉवल की डायलेक्ट, ह्यूमर और एडवेंचर इसे एंटरटेनमेंट करने के साथ साथ थॉट प्रोवोकिंग भी बनाती है और इसे अमेरिकन लिटरेचर का एक क्लासिकल बना देती है। दोस्तों, चलिए अब हम इसको फॉर्मलिज्म के नज़रिए से देखते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर की कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, और आपकी वीडियो कोई मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बात करते हैं फॉर्मलिज्म की। दोस्तों, फॉर्मलिज्म सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस करता है। लिटरेरी डिवाइसेस, नैरेटिव स्ट्रक्चर और लैंग्वेज का यूज़ समझाता है बिना किसी हिस्टोरिकल या बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट के। इस कॉन्टेक्स्ट में मार्क की हकलबेरी फिन को वर्नाकुलर लैंग्वेज के इनोवेटिव इस्तेमाल के लिए बहुत तारीफ़ें मिली हैं, खासकर हक की फर्स्ट पर्सन नरेशन के लिए। पहला पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है नरेटिव स्ट्रक्चर। नॉवल में एपिसोडिक स्ट्रक्चर है। हक का मिसिसिपी रिवर के साथ सफ़र एक ट्रासी फॉर्म को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब सिचुएशंस हैं, जो एडवेंचर्स हैं, वो रफ हैं, डिसऑनेस्ट है, बट अपीलिंग हीरो है इस नॉवल में, जहाँ हर चैप्टर नए एडवेंचर और करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करती है। ये स्ट्रक्चर हक की ग्रेजुअल डेवलपमेंट को दिखाता है कि एक ऐसा लड़का जो सोसाइटल वैल्यू से बंधा हुआ था, कैसे वो क्रिटिकली और इंडिपेंडेंटली सोचने लगता है। बात करते हैं सिंबोलिज्म की। इस कहानी में रिवर मिसिसिपी खुद फ्रीडम और आइडेंटिटी की एक स्मूथ सिंबल रहा है। ये हक और जिम के लिए एक लिटरल और मेटाफोरिकल एस्केप बनता है, जो वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से भागते हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में लैंड अक्सर सिविलाइजेशन, स्लेवरी, लॉ और सोशल नॉर्म के कॉन्स्टेंट और करप्टिंग इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मलिज्म अप्रोच का, वो है आयरनी एंड सटायर। मार्क ने सटायर का इस्तेमाल करते हुए नॉवल में सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे स्लेवरी, रिलीजन और एजुकेशन पर क्रिटिक करने के लिए इस नॉवल को ऐसा बनाया है। फॉर्मलिस्ट क्रिटिक देखेंगे कि मार्क लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को अंडरमाइन करने के लिए, जैसे हक का आयरॉनिक कमेंट्री स्लेवरी की मॉरलिटी पर। वो सोचता है एक बार कि जिम को क्या मैं वापस ले जाऊं,
उसको पकड़वा दूँ। ये एक ट्रेडिशनल नॉर्म था जो उसके दिमाग में बैठा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे उसे पता चलता है कि जिम एक अच्छा इंसान है, वो अपना ये सोच को, अपने विचार को त्याग देता है। नॉवल के एंडिंग जो कुछ लोगों को अनसेटिस्फैक्ट्री लगती है, इसे नरेटिव स्ट्रक्चर की एक्सपेक्टेशन के साथ कैसे कंफर्म या ब्रेक होता है, इसके टर्म्स में भी एग्जामिन किया जा सकता है। दोस्तों, यही 3 पॉइंट्स थे फॉर्मलिज्म के अंदर जो हमने जिस पे बात की है। अब बात करते हैं माइथोलॉजिकल एनालिसिस की। दोस्तों, मिथ क्रिटिज्म मतलब माइथोलॉजिकल एनालिसिस लिटरेचर को यूनिवर्सल आर्किटाइप और मिथ के टर्म्स में इंटरप्रेट करता है। अक्सर देखा जाता है कि जो टेक्स्ट है वो डीपर कल्चरल और साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है। हकलबेरी फिन में कई आर्केटिपल थीम्स और कैरेक्टर्स मिलते हैं, मतलब कि कई प्रकार के लोग मिलते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं। पहला पॉइंट जो हम इस अप्रोच में डिस्कस करने वाले हैं वो है द जर्नी आर्किटाइप। दोस्तों, हक का रिवर के साथ सफ़र क्लासिक हीरोज जर्नी या फिर राइट ऑफ पैसेज को सिंबलाइज करता है। ये हक की इनोसेंस से एक्सपीरियंस, इग्नोरेंस से नॉलेज और सोसाइटल कन्फर्मिटी से इंडिविजुअल फ्रीडम की तरफ मूवमेंट को दर्शाता है। इस सफ़र में हक कई मिथिक चैलेंजेस का सामना करता है, जैसे ट्रिक्स्टर्स से मुलाकात, मॉरल डिलेमास और वाइल्डरनेस से, जो उसकी रिजॉल्व को टेस्ट करते हैं और उसकी आइडेंटिटी को रीशेप करते हैं। हर एक करेक्टर, हर एक चैलेंज उसे डेवलप करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नोबल सैवेज मिथ। जिम जो रन अवे स्लेव है, नोबल सैवेज के आर्कीटाइप में फिट होता है। ये एक ऐसा करेक्टर है जो मॉरली प्योर है क्योंकि वो सिविलाइजेशन से करप्ट नहीं हुआ है, लेकिन मार्क इस ट्रोप को सबवर्ट करता है, दिखाता है जिम की ह्यूमैनिटी, इंटेलिजेंस और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी को, जो इस सिंपलिस्टिक आर्कीटाइप से आगे है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिक्स्टर आर्कीटाइप। हक खुद अक्सर ट्रिक्स्टर रोल प्ले करता है, डिसेप्शन, डिस्गाइज और मैनिपुलेशन में शामिल होता है, लेकिन उसके ट्रिक्स अक्सर सोसाइटल नॉर्म्स को सबवर्ट करने या दुनिया के बारे में सच्चाई दिखाने के लिए होते हैं। वो किसी को धोखा नहीं दे रहा होता। जो आर्किटाइपल ट्रिक्स्टर के रोल को दर्शाता है, जो केओस ब्रिंगर और ट्रुथ टेलर दोनों होते हैं। इसके अलावा द हीरोज जर्नी, ये भी एक मोनोमिथ है। कैसे हक, जो कि प्रोटोगोनिस्ट है इस कहानी का, वो कैसे अपनी अब्यूसिव फादर से सोसाइटल रिस्ट्रिक्शन से बच के अपनी जर्नी को इनिशिएट करता है, कैसे वो जिम से मिलता है, कैसे वो मिसिसिपी रिवर पे जाते हैं। ये चीज़ सिंबलाइज करती है कि कैसे उसने अपनी लिमिट, अपनी लिमिटेड स्पेस को छोड़कर, सिविलाइजेशन को छोड़ के आगे की सोची, इंडिपेंडेंस की ओर सोची। उसने सेल्फ डिस्कवरी कंटिन्यू रखी, वापस वो नहीं गया पूरी तरीके से उस सोसाइटी के अंदर, जबकि उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद उसके पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, लेकिन वो सोसाइटी के चैलेंजेस को, सोसाइटल नॉर्म से परेशान हो चुका था। इन सब एडवेंचर के बीच में उसने खुद को पाया था, उसने खुद को डेवलप किया था, जिसकी वजह से अब वो वापस नहीं जाना चाहता था। वो और एडवेंचर्स देखना चाहता था, एक्सपीरियंस करना चाहता था। इस कहानी में मिसिसिपी रिवर एक पावरफुल सिंबल है, जो कि एक फिजिकल सेटिंग से आगे है, मतलब कि ये प्रेजेंट करती है वाटर ऑफ लाइफ को, आर्किटाइप्स ऑफ वाटर ऑफ लाइफ, जो कि स्पेस ऑफ रेफ्यूजी भी है और डेंजर भी है। उसने जिम को और हक को मदद करी, उस रिवर के ज़रिए वो लोग अपनी फ्रीडम के आगे आए, फ्रीडम का उन्हें रास्ता मिला, लेकिन वो फिर भी एक ख़तरनाक जगह है रिवर, ऑब्वियसली। चीज़ सिंबलाइज करती है लाइफ फ्लो और चेंज को। उन लोगों ने इस रिवर पर काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन, चैलेंजेस सबको भी फेस किया था।
चलिए दोस्तों, अब हकलबेरी फिन को फेमिनिस्ट अप्रोच से देखते हैं। इस नॉवल को फेमिनिस्ट जरिए से देखा जा सकता है क्योंकि इस नॉवल में वुमेन को कैसे पोर्ट्रे किया गया है, ये 19th सेंचुरी में जेंडर रोल्स और एक्सपेक्टेशंस के बारे में दिखाता है। पहला पॉइंट हम इसका डिस्कस करेंगे वो है मार्जिनलाइज्ड फीमेल कैरेक्टर्स। नॉवल में वुमेन को लार्जली साइडलाइन या स्टीरियोटिपिकल लेंसेज के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। आंट पॉली, विडो डॉगलस और मिस वॉटसन सभी अथॉरिटी के फिगर्स हैं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस मेनली डोमेस्टिक है। वो लोग सिर्फ घर पे राज कर रहे हैं। ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ऑफ वुमेनहुड को रिप्रेजेंट करता है। हक को न्यूचर करते हुए जब वो उसे सिविलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी अटेम्प्ट्स हक को रिफॉर्म करने में लार्जली कामयाब होते हैं। ये चीज़ दिखाती है कि मार्क की दुनिया में वुमेन के पास असली पावर नहीं थी। उन लोगों ने कोशिश तो की कि हक को बदल देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि हक ने अपना हक ढूंढ ही लिया। पॉइंट फेमिनिस्ट अप्रोच का है स्टीरियोटाइप ऑफ फेमिनिटी। नॉवल में वुमेन या तो ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स को एम्बॉडी करते हैं या नेगेटिव लाइट में रिप्रेजेंट करते हैं। एक फेमिनिस्ट क्रिटिक ये हाईलाइट करेगा कि स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फीमेल कैरेक्टर्स की कमी है और आर्ग्यू करेगा कि नॉवल अपने समय के जेंडर नॉर्म्स को रिफ्लेक्ट करता है। पैट्रियार्कल वैल्यूज़ को रीइंफोर्स करते हुए वुमेन को बैकग्राउंड में डाल देता है। पैट्रियार्कल वैल्यूज़ मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। दोस्तों, आप इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अपने आंसर लिखने में आसानी हो। मैं लाइन बाय लाइन इन स्लाइड्स को नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं लाइन बाय लाइन इन स्लाइड्स को उस ऑर्डर में समझा रही हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है हक्स जेंडर आइडेंटिटी। नॉवल में एक की फेमिनिस्ट मूवमेंट तब होता है जब हक डिस्गाइज करके लड़की बनने की कोशिश करता है ताकि वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, जबकि ये सीन अक्सर ह्यूमर के लिए होता है। एक फेमिनिस्ट रीडिंग ये एक्सप्लोर कर सकती है कि हक का जेंडर रोल का टेम्परेरी एक्सपीरियंस कैसे जेंडर एक्सपेक्टेशन की आर्बिट्री नेचर पर कमेंट करता है। हक का लड़की की तरह एक्ट करना ये एक फेल इम्प्लिकेट क्रिटिक हो सकता है रिजिड जेंडर नॉर्म्स का, लेकिन ये नरेटिव में जेंडर इनइक्वालिटी की डीपर इंटेरोगेशन की तरफ नहीं ले जाता। इससे हम ज़्यादा छानबीन नहीं कर सकते हैं कि इसमें जेंडर इनइक्वालिटी है। इसके अलावा नॉवल में जो औरतें हैं वो अक्सर सिविलाइजेशन और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से जुड़ी हुई हैं। ये एक और की पॉइंट है फेमिनिस्ट अप्रोच का। इस नॉवल में एडवेंचर ऑफ हकलबेरी में विडो डॉगलस और मिस वॉटसन जैसे कैरेक्टर्स हक के लिए एक मॉरल अथॉरिटी का काम करते हैं। ये हक को प्रॉपर एजुकेट करना चाहते हैं, रिलीजियस बनाना चाहते हैं। हक इन दोनों औरतों से इसलिए भागता है क्योंकि वो उसकी फ्रीडम को कंट्रोल करना चाहती हैं। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें बताती हैं कि औरतें सिर्फ मॉरल और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है, जबकि मर्द हमेशा रेबिलियन और एडवेंचर की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह औरतों के एक तरफ से सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शन को ये चीज़ दिखाती है और ये स्टीरियोटाइप बनाती है कि उनका रोल सिर्फ घर संभालने और मॉरल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने के लिए ही है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है सबवर्सिव मूवमेंट्स। इस नॉवल में कुछ मूवमेंट्स हैं जो ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं, यानी उनको सबवर्ट करने की कोशिश करते हैं, डैमेज करने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जूलियट लॉफ्टस, जब हक एक लड़की का डिस्गाइज बनाता है तो जूलियट जो एक माइनर फीमेल कैरेक्टर है जल्द ही उसका डिस्गाइज देख लेती है। ये मूवमेंट बताता है कि वुमेन भी इंटेलिजेंट और अवेयर हो सकती है, जो बाकी फीमेल कैरेक्टर से थोड़ा अलग है। ये मूवमेंट ये सजेस्ट करता है कि वुमेन की कैपेबिलिटी को समझाने की ज़रूरत है,
लेकिन टेक्स्ट इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाता। इसके अलावा मैरी जेन है जो थोड़ी ज़्यादा एजेंसी दिखाती है। वो हक पर ट्रस्ट करती है ताकि वो ड्यूक और किंग के फ्रॉड को एक्सपोज कर सके। ये दिखाता है कि वो स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन रखती है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पूरी अच्छी तरीके से समझनी है, क्योंकि इसमें कई कैरेक्टर्स हैं जो मैं आपको शॉर्ट में नहीं बता सकती थी, अगर आपको पूरी स्टोरी समझनी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो ला सकूं। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको वो वीडियो मिल सके। ये जो मैरी जेन है ये एजेंसी रखती है, मतलब ट्रस्ट रखती है हक पे कि वो ड्यूक और किंग के फ्रॉड को एक्सपोज कर सके। ये दिखाता है उसकी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन को, लेकिन उसका रोल अभी भी सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से बंधा हुआ है। इस कॉन्टेक्स्ट में वो दूसरी औरतों से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस जेंडर के रिस्ट्रिक्शन में ही बंधा हुआ है। दोस्तों, यही सारे मूवमेंट्स थे जो कि फेमिनिस्ट क्रिटिज्म के नज़रिए से देखा जा सकता है, जहाँ ये बताया जाता है कि कुछ औरतें कैपेबिलिटी और इंसाइट रखती है लेकिन उन्हें ज़्यादा डेप्थ नहीं मिलती। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।